गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सरिता कुमावत आपको आहार एवं पोषण फूड्स एंड न्यूट्रिशन विषय पढ़ा रही हूँ। और फूड एंड न्यूट्रिशन के सिलेबस के अनुसार हमारे 6 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं और 7वां चैप्टर इन दिनों चल रहा है खनिज लवण मिनरल्स में हमने कैल्शियम लवण जो है उसके बारे में हमने पूरा पढ़ लिया है। और आज हम सेकेंड लवण फॉस्फोरस के बारे में पढ़ेंगे। फॉस्फोरस जो मिनरल है वो हमारे शरीर में बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। मीन्स कैल्शियम के बाद सबसे अधिक मात्रा फॉस्फोरस की ही होती है हमारे शरीर में। कैल्शियम का मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि बच्चा जब पैदा होता है तब भी कैल्शियम उसमें 27.5 ग्राम होता है और जैसे जैसे वो एडल्ट होता है तो 1000 से 1200 ग्राम कैल्शियम उस एडल्ट के शरीर में पाया जाता है। और उसी प्रकार कैल्शियम के बाद फॉस्फोरस की मात्रा ज़्यादा होती है, तो फॉस्फोरस हमारे शरीर में 400 से 700 ग्राम पाया जाता है। कैल्शियम 1000 से 1200 ग्राम है, लेकिन फॉस्फोरस 400 से 700 ग्राम है। मतलब बहुत अच्छी मात्रा है, लेकिन कैल्शियम के बाद सबसे अधिक मात्रा फॉस्फोरस की हमारे शरीर में पाई जाती है। और हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे शरीर का 1% भाग 1% जो वज़न है, जो भाग है, वो फॉस्फोरस से मिलकर बना हुआ होता है। जो ये 400 से 700 ग्राम फॉस्फोरस होता है, इसका 85% कैल्शियम के साथ मिलता है और हमारे शरीर में बोन्स और टीथ को बनाता है। हमारी अस्थियों को यानी हड्डियों को और हमारे दांतों को, हड्डियों और दांतों का निर्माण करता है फॉस्फोरस, और वो कैल्शियम के साथ मिलकर। लेकिन इतने में से सिर्फ 85% फॉस्फोरस हमारे शरीर की अस्थियों और दांतों का निर्माण करता है। बचा हुआ जो 15% है, 15%, वो नरम ऊतकों में, सॉफ्ट टिश्यूज में और लिक्विड्स में, तरल पदार्थ में पाया जाता है। उसके बाद हम फास्फोरस के स्रोत लेंगे कि फास्फोरस कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कौन से फूड्स में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। फास्फोरस हमें दूध, अंडे, मांस, मछली, सब्जियां, अनाजों, दालों और सूखे मेवे से प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन सभी में फास्फोरस थोड़ा थोड़ा सा, इसका जो कॉम्पोजिशन होता है, जो इसका संगठन होता है, वो थोड़ा थोड़ा सा अलग अलग रूप में ये पाया जाता है। और किसी किसी भोज्य पदार्थ में वो इस तरह से होता है कि वो एब्जॉर्ब भी नहीं हो सकता अच्छी तरह से, मतलब पूरी तरह से अवशोषित नहीं हो पाता, इसलिए उसमें कुछ क्रिया करवानी पड़ती है। अब जैसे दूध और अंडे हैं, दूध और अंडों में फास्फोरस न्यूक्लियोप्रोटीन और फॉस्फोप्रोटीन के रूप में रहता है और ये इतनी अच्छी इसका रूप है। और इस रूप में जो फॉस्फोप्रोटीन और न्यूक्लियोप्रोटीन के रूप में जब रहता है फास्फोरस, तो वो हमारे शरीर में इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है, आसानी से अवशोषित हो जाता है। तो जो भी दूध और अंडे खाते हैं उनमें फास्फोरस की कमी कभी भी नहीं होती। फिर आप अगर देखेंगे कि अनाज, तो अनाजों में फास्फोरस जो है वो फॉस्फोरिक एस्टर्स के रूप में होते हैं। फॉस्फोरिक एस्टर्स थोड़ी मुश्किल से हमारे शरीर में अवशोषित होते हैं। उसके अलावा दालों और सूखे मेवे में फास्फोरस फाइटिक एसिड के रूप में होते हैं। और फाइटिक एसिड कैल्शियम और इन सब के साथ में कैल्शियम फाइटेट बना लेते हैं और वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं, तो फिर इनको पकाना पड़ता है, थोड़ा अम्ल और ये सब डालते हैं, तो थोड़ी क्रियाएं जब करते हैं तो ये हो सकता है कि घुलनशील अवस्था में आ जाए और हमारे शरीर में प्रवेश कर लेता है। उसी प्रकार वसा में जो हम फैट खाते हैं, तेल, घी वगैरह, वसा में फास्फोरस फॉस्फोलिपिड के रूप में रहता है। लिपिड यानी फैट, और वो लिपिड जो है जब फास्फोरस के साथ मिलता है तो उसका नाम हो जाता है फॉस्फोलिपिड। जब हमने फैट का चैप्टर पढ़ा था तो वहाँ एक यौगिक वसा, कंजुगेटेड वसा था कि वसा अगर किसी और तत्व के साथ मिलता है तो वो यौगिक वसा कहलाता है। तो जो यौगिक वसा होता है वो फॉस्फोलिपिड होता है और फॉस्फोलिपिड के रूप में ही रहता है वसा में फास्फोरस।
उसके अलावा जहाँ जहाँ कैल्शियम और प्रोटीन हमें प्राप्त होते हैं, मतलब दूध है, अंडे हैं, हरी सब्जियां हैं, तो जहाँ से जो चीज़ हम कैल्शियम के लिए खाएंगे, जो चीज़ हम प्रोटीन के लिए खाएंगे, तो मतलब 90% ये होता है कि वहाँ पर्याप्त मात्रा में फास्फोरस हमें मिल जाता है। फास्फोरस की कमी बहुत ज़्यादा लोगों में नहीं पाई जाती, क्योंकि वो जब कैल्शियम भरपूर ले रहे हैं, वो प्रोटीन भरपूर ले रहे हैं, तो जहाँ कैल्शियम है जिन स्रोत में, जैसे मान लो दूध लिया किसी ने कैल्शियम के लिए और दूध ही लिया प्रोटीन के लिए, तो दूध में फास्फोरस भी है। तो जहाँ भी कैल्शियम और प्रोटीन होते हैं जिन भी भोज्य पदार्थों में, वहाँ फास्फोरस हमेशा पाया जाता है। तो इस प्रकार ये फास्फोरस के स्रोत हैं, थोड़े थोड़े से अलग रूपों में होते हैं। नेक्स्ट है फास्फोरस की आवश्यकता। दैनिक आवश्यकता, प्रतिदिन कितनी आवश्यकता होती है? आरडीए ऑफ फास्फोरस। फास्फोरस के आरडीए का ऐसा कुछ अलग से कोई वैल्यूज़ नहीं दी गई है। अभी भी मैंने बताया कि जैसे कैल्शियम और प्रोटीन अगर जो खा रहे हैं तो उनमें फास्फोरस इजीली मिल जाएगा। तो फास्फोरस का जो मात्रा है वो कैल्शियम के अनुपात में नापी जाती है कि इतना कैल्शियम है तो इतना फास्फोरस होना चाहिए, तो कैल्शियम के अनुपात में मापी जाती है। और एक्चुअल में जो दूध और अंडे जो मतलब जो दूध और अंडे लेते हैं तो उनमें फास्फोरस बहुत इजीली मिल रहा है, एब्जॉर्ब भी अच्छा हो रहा है, तो वो कम भी खाएंगे तो भी उनका फास्फोरस कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन वहीं आप देखेंगे अनाज, दालें, फलियां, अगर हम ये खाते हैं और अनाजों में भी आराम से फास्फोरस हमको मिलता है, लेकिन वो फाइटिक एसिड और फास्फोरिक एस्टर्स के रूप में होता है। तो अगर हम ये चीज़ खाते हैं तो हमें दूसरी चीज़ भी खानी पड़ती है फास्फोरस के लिए, प्लस इन चीज़ों को भी, इन भोज्य पदार्थों को भी हमें अधिक मात्रा में खाना पड़ता है। तो आप देखें कि जैसे बच्चे दूध ज़्यादा लेते हैं, उनका फूड ही दूध होता है, तो बच्चों में कैल्शियम और फास्फोरस का अगर अनुपात देखें तो 1:1 होता है। अगर वो दूध ले रहे हैं तो उनको कैल्शियम भी मिल रहा है, फास्फोरस भी मिल रहा है, तो बच्चों को 1:1 होना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे कि एडल्ट में जो वयस्क लोग होते हैं उनमें कैल्शियम 1 और फास्फोरस 2 चाहिए। फास्फोरस 2 इसलिए चाहिए क्योंकि फास्फोरस एब्जॉर्ब यानी अवशोषित नहीं हो पाता है सभी भोज्य पदार्थों का, इसलिए फास्फोरस की मात्रा अधिक लेनी पड़ती है। उसके बाद में है नेक्स्ट टॉपिक, फंक्शंस ऑफ फास्फोरस, फास्फोरस के कार्य। फास्फोरस हमारे शरीर में क्या क्या कार्य करता है? पहला कार्य है फास्फोरस का कि फास्फोरस कैल्शियम के साथ मिलकर कैल्शियम फॉस्फेट नामक अघुलनशील लवण बनाता है, यौगिक बनाता है और हमारे दांतों और अस्थियों का निर्माण करता है, हमारी दांतों और हड्डियों को मजबूत बनाने का कार्य करता है। दूसरा फास्फोरस का कार्य ये है कि फास्फोरस हमारे शरीर में न्यूक्लियोप्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के रूप में पाया जाता है। मतलब वो न्यूक्लिक एसिड भी बनाता है और न्यूक्लियोप्रोटीन भी बनाता है और उसके द्वारा कई सारे अंगों में वो पाया जाता है और उसके पार्ट्स बनाता है। तो प्रत्येक जो हमारी कोशिका होती है, हमारी पूरी बॉडी किससे मिलकर बनी है? हमारी जो पूरी बॉडी है, हमारा जो शरीर है, उसकी इकाई है कोशिका, सेल। तो प्रत्येक कोशिका में एक छोटा सा केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है। तो उस न्यूक्लियस के अंदर ये न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं और ये न्यूक्लिक एसिड किस रूप में पाए जाते हैं? आरएनए और डीएनए के रूप में, राइबो न्यूक्लिक एसिड और डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। मतलब कोशिका के अंदर फास्फोरस पाया जाता है। तो जो अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके ऊपर दानेदार एक चीज होती है राइबोसोम, तो वहाँ भी आरएनए पाए जाते हैं और जो डीएनए है वो हमारे केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं। और डीएनए जीन्स के पार्ट होते हैं, जो क्रोमोसोम्स होते हैं हमारे शरीर के गुणसूत्रों पर जीन्स लगे हुए होते हैं कि भाई वंश के जो गुण होते हैं, भाई बच्चों की हाइट कितनी होगी, आंखों का कलर क्या होगा, स्किन का कलर, वो जीन्स ही तय करते हैं जो गुणसूत्र के होते हैं। तो जो जीन्स होते हैं वो डीएनए नेचर के होते हैं, डीऑक्सी
राइबोन्यूक्लिक एसिड। और ये डीएनए जो है वो न्यूक्लिक अम्ल का बना हुआ होता है और न्यूक्लिक अम्ल फास्फोरस से बना हुआ होता है। तो फास्फोरस हमारी कोशिका के बहुत सारे पार्ट्स में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर नेक्स्ट इसका फंक्शन है कि हमारे रक्त में फास्फोरस अम्ल और क्षार का संतुलन बनाए रखता है। एसिड बेस बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस बनाने के लिए ये जो फास्फोरस है वो हाइड्रोजन आयन, जो हाइड्रोजन का एक अणु होता है, उससे संयुक्त होने की इसमें कैपेसिटी होती है। मतलब फास्फोरस में एक ऐसी क्षमता होती है कि वो फास्फोरस हाइड्रोजन से जुड़ जाता है और जुड़ने के बाद में वो अम्लीयता को, मतलब एसिडिटी को कम कर देता है। तो जितना हमारे एसिड बेस अम्ल और क्षार का संतुलन चाहिए उतना हमारे ब्लड के अंदर, हमारे रक्त के अंदर अम्ल और क्षार का संतुलन फास्फोरस करता है। नेक्स्ट है हमारे शरीर के जो यकृत और जो मांसपेशियां होती है उनमें ग्लाइकोजन संग्रहित रहता है। ग्लाइकोजन एक पॉलीसेकेराइड है, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। और कब बनता है ग्लाइकोजन? जब हम खाना खा के और ज़्यादा ग्लूकोज हमारे शरीर में ले लेते हैं तो वो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में परिवर्तित होके हमारे शरीर के यकृत और मांसपेशियों में जमा हो जाता है। तो ये यकृत और मांसपेशियां ग्लाइकोजन को जमा करके संग्रहित करके रखती है। लेकिन जब हमें एनर्जी की जरूरत है और हमारे पास में ग्लूकोज नहीं है, उस वक्त ग्लाइकोजन हमें ऊर्जा देने का कार्य करता है। लेकिन जब ये ऊर्जा देता है तो ग्लाइकोजन जिस कंडीशन में, जिस रूप में परिवर्तित होता है वो होता है फास्फोरस युक्त ग्लूकोज। सबसे पहले फास्फोरस युक्त ग्लूकोज में परिवर्तित होता है, उसके बाद में ग्लूकोज में परिवर्तित होता है, उसके बाद ग्लूकोज हमें ऊर्जा देने का कार्य करता है। तो फास्फोरस जो है वो ग्लाइकोजन के अंदर से ही एक पार्ट निकलता है, तो ये हमें ऊर्जा देने का कार्य करता है। नेक्स्ट है जो हमारी कोशिका की झिल्ली है, सेल मेम्ब्रेन होती है, उसके कोशिका के झिल्ली के अंदर फास्फोरस फॉस्फोलिपिड के रूप में रहता है। वहाँ फॉस्फोलिपिड मतलब वसा और फास्फोरस मिलके जो फॉस्फोलिपिड बनाते हैं। तो जो कोशिका की झिल्ली होती है वहाँ फॉस्फोलिपिड के रूप में फास्फोरस रहता है और वहाँ रह के वो जो भी पोषक तत्व अंदर आ रहे हैं जा रहे हैं उनको नियंत्रित करता है। पोषक तत्वों का आदान प्रदान का नियंत्रण फास्फोरस करता है और वो भी कोशिका की झिल्ली के अंदर रह के। उसके बाद में फंक्शन है कि फास्फोरस लिपोप्रोटीन के रूप में होता है और ये लिपोप्रोटीन जो है, लिपो मतलब लिपिड यानी फैट और प्रोटीन मतलब प्रोटीन, तो लिपोप्रोटीन के रूप में ये लिपिड को, लिपिड यानी वसा को पूरे शरीर में स्थानांतरित करता है। मतलब फैट को ट्रांसपोर्ट करने में फास्फोरस मदद करता है। नेक्स्ट फंक्शन है कि जो हमारे शरीर की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है, चयापचयी क्रियाएं हैं, उनके लिए फास्फोरस बहुत ज़रूरी है। तो चयापचयी क्रियाएं बहुत सारी होती हैं, उनमें एक क्रिया होती है फास्फोराइलेशन, फास्फोरीकरण। तो फास्फोराइलेशन जो क्रिया है वो कार्बोहाइड्रेट में भी होती है, प्रोटीन में भी होती है, वसा में भी होती है। तो इन सब के लिए, इन सभी कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के लिए जो फास्फोराइलेशन क्रिया होती है चयापचयी क्रिया के अंतर्गत, उसमें फास्फोरस कार्य करता है और ये फलस्वरूप हमें ऊर्जा देता है। जब कार्बोहाइड्रेट में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, चयापचयी क्रियाएं हो रही हैं, तब वहाँ एक क्रिया फास्फोराइलेशन होती है। और फास्फोराइलेशन की क्रिया जब होती है कार्बोहाइड्रेट में, तब वो ऊर्जा देने का कार्य करता है। नेक्स्ट है कि हमारे शरीर में, अभी मैंने बताया कि हमारा शरीर की इकाई एक कोशिका है, तो कोशिका के अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है जिसको हम कहते हैं हमारे कोशिका का पावर हाउस, शक्ति ग्रह। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है
उसके अंदर एक उच्च ऊर्जा उत्पन्न करने वाला पदार्थ पाया जाता है, और वो उच्च ऊर्जा उत्पन्न करने वाले पदार्थ को हम कहते हैं एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एटीपी कब बनता है? जब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट होता है, डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3। तो एडीपी में एक फास्फोरस और जुड़ जाता है और ये एटीपी का रूप ले लेता है, और एटीपी हमारे कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित होता है, और ये एटीपी हमारी कोशिका को कार्य करने के लिए 99% ऊर्जा एटीपी ही प्रोवाइड करता है। हमारे शरीर में कई सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, कई ऊर्जा देने का कार्य होता है, जितने कार्य होते हैं उनके लिए शक्ति जो प्रदान करते हैं वो हमारे शरीर का शक्ति गृह माइटोकॉन्ड्रिया करता है, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक उच्च ऊर्जा उत्पन्न करने वाला पदार्थ एटीपी होता है, वो हमारे को ऊर्जा देता है, और ये एटीपी फास्फोरस से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट फंक्शन है कि जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, ग्लूकोज का जब ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसमें डीकार्बोक्सिलेशन एक एक्टिविटी, एक प्रक्रिया होती है। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण में एक प्रक्रिया डीकार्बोक्सिलेशन होती है। तो जो डीकार्बोक्सिलेशन है वहाँ फॉस्फोरस यूज में होता है, किस रूप में? टीपीपी, थायरॉक्सिन पायरोफॉस्फेट के रूप में, थायमीन पायरोफॉस्फेट के टीपीपी के रूप में ये रहता है। उसके बाद में है 10th इसका फंक्शन कि फास्फोरस कोएंजाइम्स बनाता है और हमारे शरीर में कोकार्बोक्सिलेट का निर्माण करता है। और जो कोएंजाइम और कोकार्बोक्सिलेट है वो हमारे शरीर की कई सारी चयापचयी क्रियाएं करता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करवाने में फास्फोरस मदद करता है। तो इस तरह से ये सारे फंक्शंस हैं, फास्फोरस इन सभी क्रियाओं में मदद करता है और अपनी भागीदारी निभाता है, और कुछ जो यौगिक होते हैं उनमें अपना एक पार्ट उसमें उनका होता है। लास्ट है फास्फोरस का कमी के प्रभाव, डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ फास्फोरस। वैसे तो फास्फोरस की कभी कमी होती नहीं है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि अगर हम कैल्शियम भरपूर लेते हैं तो जहाँ कैल्शियम होता है फास्फोरस भी होता है, जहाँ प्रोटीन होता है वहाँ फास्फोरस भी होता है। लेकिन कभी कोई और कारण से, मान लो ज़्यादा अम्ल खा लिया, तो अगर ज़्यादा अम्लीयता होती है तो फास्फोरस एब्जॉर्ब नहीं होता, मतलब खाने के बाद भी वो अवशोषित नहीं होगा, निकल जाएगा। तो फास्फोरस की कोई कमी हो सकती है। तो उसकी कमी के प्रभाव में कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे जो अस्थि विकृति रोग हो जाते हैं, मतलब जो अस्थियों की लंबाई है, चौड़ाई है, जॉइंट्स बेजोड़ हो जाते हैं, उनकी अस्थियां बेजोड़ हो जाती है, उनके जॉइंट्स जो हैं वो खराब हो जाते हैं, वो बेशक्ल की हो जाती हैं, और जो इनके एंड्स होते हैं लंबी अस्थियों के वो चौड़े हो जाते हैं। शरीर की जो वृद्धि है, ग्रोथ, वो रुक जाती है। उसके अलावा भूख नहीं लगती है और शारीरिक थकान रहती है। और ये इसीलिए रहती है कि अगर जो लोग ज़्यादा एसिड खाते हैं, जो ज़्यादा अम्ल यूज़ करते हैं खाने में, उनको अगर वो फास्फोरस युक्त पदार्थ खा भी रहे हैं तो भी फास्फोरस एब्जॉर्ब नहीं होता है। इस तरह से ये फास्फोरस लवण के बारे में सोर्सेस, आरडीए, फंक्शंस और डेफिशिएंसी सिम्टम्स थे। इसको मैं वापस से ब्रीफ करती हूँ। फास्फोरस जो है वो कैल्शियम के बाद सबसे ज़्यादा मात्रा में हमारे शरीर में फास्फोरस रहता है। फास्फोरस करीब 400 से 700 ग्राम हमारे शरीर में पाया जाता है, और ये हमारे शरीर का करीब 1% 1% भाग बनाता है। जो ये 400 से 700 ग्राम है उसमें से 85% फास्फोरस हमारे शरीर के अंदर बोन्स और टीथ बनाता है, हमारी दांत और हमारी अस्थियां बनाता है कैल्शियम के साथ मिलकर। बचा हुआ 15% हमारे द्रव और कोमल ऊतक में, सॉफ्ट ऑर्गन्स में, सॉफ्ट टिश्यूज जो होते हैं उनमें पाया जाता है।
फिर नेक्स्ट है स्रोत। स्रोत वैसे तो कई हैं, दूध, अंडा, मांस, मछली, सब्जियां, अनाज, सूखे मेवे, दालें, लेकिन सभी में थोड़ा अलग अलग रूप में होता है और कहीं कहीं तो फास्फोरस एब्जॉर्ब हो भी नहीं पाता है, उसके लिए कुछ प्रक्रियाएं करनी पड़ती है। दूध, अंडे में ये न्यूक्लियोप्रोटीन और फॉस्फोलिपिड के रूप में रहता है, अनाजों में ये फॉस्फोरिक एस्टर्स के रूप में रहता है, वसा में फॉस्फोलिपिड के रूप में रहता है, दालों और सूखे मेवे में फाइटिक एसिड के रूप में रहता है। तो फिर इनको जो भी भोज्य पदार्थ है उनको भिगोया जाता है, अंकुरित किया जाता है, खमीरीकृत की जाती है, फिर उसके बाद में वो फास्फोरस अघुलनशील से घुलनशील हो जाता है। नेक्स्ट है आरडीए। वैसे तो इसका आरडीए अलग से ऐसे कुछ लिखा हुआ नहीं होता है, क्योंकि वो कैल्शियम के अनुपात में नापा जाता है। जितना कैल्शियम है उस अनुपात में हमको फास्फोरस लेना है, और अगर हम कैल्शियम ले रहे हैं तो उस भोज्य पदार्थ से हमको फास्फोरस भी मिल जाता है। इसलिए लेकिन फिर भी जो दूध और अंडा लेता है उसके अंदर फास्फोरस ज़्यादा पहुंच जाता है, क्योंकि वो आसानी से अवशोषित हो जाता है। लेकिन जो अनाज वगैरह खाता है उसमें फाइटिक अम्ल के रूप में रहता है, इसलिए उन्हें थोड़ा तो दूध लेना चाहिए, और उसके अलावा जो अनाज वगैरह ले रहे हैं वो थोड़ी ज़्यादा मात्रा में, जिससे कि फास्फोरस शरीर में कम ना रहे। और अगर हम अनुपात ना मापेंगे कैल्शियम और फास्फोरस का, तो बच्चों में 1:1 होता है, क्योंकि बच्चे दूध ही लेते हैं तो कैल्शियम फास्फोरस पूरा मिल जाता है। लेकिन वयस्क जो होते हैं उनमें 1:2, क्योंकि वो अनाज लेते हैं तो फास्फोरस उनको 2 पार्ट्स में मतलब रिक्वायर्ड होता है। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ फास्फोरस, और फंक्शंस बहुत सारे हैं। फास्फोरस हमारे शरीर में हड्डियों का निर्माण करता है, दांतों का निर्माण करता है, उनकी मजबूती बनाता है। हमारे शरीर में वो न्यूक्लियोप्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के रूप में रहता है, जो कि एक कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है उसके अंदर आरएनए और डीएनए के रूप में होते हैं। राइबोन्यूक्लिक एसिड और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड के रूप में हमारे शरीर में होते हैं, जो कि वंश के गुण और इसके रूप में हमारे शरीर में काम करते हैं। फिर फास्फोरस जो है वो हाइड्रोजन आयन से आराम से संयुक्त हो सकता है, इसलिए वो एसिड बेस बैलेंस मतलब अम्ल क्षार का संतुलन बनाए रखता है हमारे रक्त के अंदर। उसके अलावा हमारे यकृत और मांसपेशियों में जब ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित रहता है, जब ज़्यादा ग्लूकोज है तो वो ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित रहता है, लेकिन जब ग्लाइकोजन को ऊर्जा देने की बारी आती है तब ग्लाइकोजन सबसे पहले फास्फोरस युक्त ग्लूकोज में परिवर्तित होता है, उसके बाद में ग्लूकोज में परिवर्तित होता है और फिर हमें वो ऊर्जा देता है। और फास्फोरस जो सेल मेम्ब्रेन होती है, कोशिका झिल्ली, उसमें फॉस्फोलिपिड के रूप में रहता है। और ये फॉस्फोलिपिड्स जो हैं वो न्यूट्रिएंट्स को, पोषक तत्वों के आदान प्रदान को नियंत्रित करते हैं। फास्फोरस हमारे शरीर में लिपोप्रोटीन के रूप में भी रहता है। लिपोप्रोटीन मतलब लिपिड प्लस प्रोटीन, तो वो लिपिड यानी वसा के स्थानांतरण में, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जब ले जाते हैं तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट में मदद करते हैं। फास्फोरस हमारे शरीर में कई सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में मदद करता है, और चयापचयी क्रियाओं में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के लिए एक एक्टिविटी होती है, एक मेटाबॉलिक एक्टिविटी, उसको कहते हैं फॉस्फोराइलेशन। और फॉस्फोराइलेशन जो क्रिया होती है उसके द्वारा कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देता है, और इसमें जो है वो फॉस्फोराइलेशन में फास्फोरस होता है। उसके अलावा हमारी कोशिका के अंदर एक शक्ति ग्रह होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में एक उच्च ऊर्जा उत्पन्न करने वाला पदार्थ एटीपी होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और ये एटीपी हमारी कोशिका को कार्य करने के लिए ऊर्जा देता है। हमारे शरीर में जितनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ मतलब चयापचयी क्रियाएं जो होती हैं उनके लिए भी ये ऊर्जा देता है, और ये एटीपी फास्फोरस से मिलकर बनता है। फिर जो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के समय एक एक्टिविटी होती है डीकार्बोक्सिलेशन, और डीकार्बोक्सिलेशन में भी फास्फोरस टीपीपी के रूप में पाया जाता है। थायमीन पायरोफॉस्फेट के रूप में पाया जाता है। थायमीन मतलब एक विटामिन बी होता है थायमीन, तो थायमीन पायरोफॉस्फेट के रूप में रहता है।
और लास्ट है कि फास्फोरस कोएंजाइम्स और कोकार्बोक्सिलेज का निर्माण करता है और ये हमारे शरीर में कई चयापचयी क्रियाएं करने में मदद करता है। फिर लास्ट है कमी के प्रभाव, डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ फास्फोरस। फास्फोरस यदि हमारे शरीर में कम होता है तो अस्थियां विकृत हो जाती है, जोड़ जो होते हैं जॉइंट्स वो खराब हो जाते हैं, शारीरिक वृद्धि नहीं होती और भूख नहीं लगती और शारीरिक थकान होती है। और ये सब इसलिए भी होता है कि जब कोई अधिक एसिड मतलब अधिक अम्ल का खाना खाता है, ज़्यादा विटामिन सी ले रहा है, तो अधिक अम्ल लेने से जो फास्फोरस शरीर में गया हुआ है, खाया हुआ है, वो अवशोषित नहीं होता और अम्लीयता ज़्यादा होने से फास्फोरस शरीर में कम हो जाता है और फास्फोरस की कमी हो जाती है और ये सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। इस तरह से ये फास्फोरस कंप्लीट हुआ। थैंक यू।